बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ लाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, हेल्थ लाइन में इससे पहले हम जो बच्चे पैदाइश से लेके बच्चे की और उसकी मुख्तलिफ जो एज की मुख्तलिफ मराहल हैं उसमें कौन सी ग़ज़ा जो है बच्चे को के लिए ज़रूरी होती है वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं। और इस सीरीज़ का ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि लोगों की बहुत सारी डिमांड्स थी, लोगों की तरफ से बड़ा एक क्वेश्चंस थे कि जो 13 साल से फिर फर्दर 18 साल की उम्र है, जो प्यूबर्टी की एज कहते हैं, जिसको हम टीन एज कहते हैं, इसमें बच्चे की जो बॉडी है वो बड़ी अनयूजुअली ग्रो कर रही होती है, सडन उसकी हाइट भी बढ़ रही होती है और उसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस एज में कौन सी ग़ज़ा जो है वो बच्चे के लिए तजवीज़ की जाए। तो आज का प्रोग्राम में हम इसी जो 13 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको कौन सी ग़ज़ा खानी चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, ये आज अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वी हैव ज़ैनब करम विद अस। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा खूबसूरत सा सिलसिला है और अभी हमें लोगों की तरफ से ये भी एक रिक्वेस्ट आई है कि 18 से फर्दर भी आप ज़रूर बताइएगा क्योंकि जिनके बच्चे जो हैं वो उस एज ब्रैकेट में होते हैं तो दे आर वेरी मच कंसर्न, सिंस जो भी आप इंफॉर्मेशन देती हैं बड़ी वैल्यूबल होती है। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि 13 से 18 साल की जो टीन एज है ये हर लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोफेशनली भी, कैरियर डेवलपमेंट के हिसाब से भी और फिर हेल्थ बिल्कुल के हिसाब से भी। तो कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो बच्चे में होती हैं और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़रूरी है उसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो है वो ग्रोथ स्पर्ट होता है। जैसे चाइल्डहुड से निकल के एडल्टहुड की तरफ जाने का कोई एक मिडल स्पैन आप इसको कह लें। तो इसमें फिज़िकल, इमोशनल और डेवलपमेंट जो है वो हमारी साथ साथ चलती है। अब इस तरह होता है कि बॉडी में बहुत सारी चेंजेस इस वक्त पे जो हैं वो ऐसी इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं जिस तरह जिनके लिए हमें इम्पॉर्टेंट बहुत ये ज़रूरी होता है कि हम न्यूट्रिशन को साथ लेके चलें। वो जनरली तो बहुत इस तरह आम समझा जाता है, मगर अगर आप उसको स्टडी करें और आप उसको समझें तो हमारी बॉडी में फ़िज़िकली ऐसी चेंजेस हो रही होती हैं। जैसे आप बॉयज़ में देखें तो बोन लेंथनिंग हो रही होती है, मसल डेवलपमेंट हो रही होती है। गर्ल्स में जो है वो इस वैसे प्यूबर्टी की एज आ जाती है, उसमें एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। फिर इस तरह की इस एज स्पैन में जो है वो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है, तो नेचुरली हमें फिर मोर कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो मोर एक्टिव हो जाते हैं, उससे फिर स्किन पे डिफरेंट चेंजेस आने लग जाती हैं। उनको काउंटर करने के लिए हमें उससे रिलेटेड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आयरन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, उसके लिए ग्रोथ भी हो रही हेयर ग्रोथ होती है। हर तरह की ये सारी चेंजेस के लिए हमें बहुत सारी जो है वो न्यूट्रिशनल चेंजेस भी अपनी जो है वो डाइट में करनी पड़ती हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसमें वाइटामिन्स का रोल है, प्रोटीन्स का रोल है, हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में शामिल करें। फाइबर का बहुत रोल है। तो ये सब कुछ जो है ये मिला के फिर हम जो है वो फाइट कर सकेंगे इस एज ग्रुप के लिए स्पेशली। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, लेट्स से कि चूँकि बच्चे की एक बोन लेंथनिंग भी हो रही होती है, उसका कद जिसको हम कहते हैं बढ़ रहा है, और उसके अलावा फिर उसकी जो जिसामत है, उसकी मसल ग्रोथ भी हो रही होती है, उसी हिसाब से जब बोन ग्रोथ होती है तो इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, प्रोटीन्स ज़रूरी हैं? बिल्कुल, जैसे हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि जहाँ भी कहीं बिल्डिंग होगी बॉडी में, मसल्स की, टिश्यूज़ की, वहाँ पे हमें जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत है। और सेकेंडली जहाँ भी हम कहीं बोन्स से रिलेटेड जो है बात करेंगे वो हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। तो ये दो कंटेंट्स तो जो हैं आप समझें कि हर एज ग्रुप में ज़रूरी हैं। इवन कि जब आप एडल्ट्स की तरफ भी मूव करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को अपने साथ लेके चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन और कैल्शियम। अगर हम बीइंग डॉक्टर अगर मैं देखूं तो चूंकि हमारे यहाँ अब यूजुअली एक ट्रेंड ये चल रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन हो गई है। उसकी वजह ये है कि हमारे घर बड़े इनक्लोज्ड हैं, बंद घर हैं, उस तरह से सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। दूसरा, इस एज में और सिंस अभी पिछले 1 साल से चूँकि कोरोना की वजह से स्कूल्स भी कभी ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, तो बच्चे जो हैं आम रूटीन में भी लेट सो के उठते हैं। उनका उस तरह से सूरज में जाना या सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है,
तो उसमें भी डेफिनेटली फिर एक जो विटामिन सी की कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें भी मसला आता होगा अगर उनका विटामिन डी लेवल्स लो हैं। हाँ तो उसके लिए भी स्पेशल कोई डाइट? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। Okay. तो फिर हम थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन भी इसमें हम कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा हेल्प ले लें कि हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कर लें, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकलते, और कुछ डेलिब्रेटली भी, कुछ ये है कि कुछ माहौल ऐसे और कुछ डेलिब्रेटली भी जो है वो मेन कंसर्न है जी, टैब्स हैं, मोबाइल्स हैं। अब तो मोबाइल, इस एज में तो मोबाइल है, लैपटॉप है, नेटफ्लिक्स है, और बच्चे जो हैं वो बिजी हैं। तो अगर आप मतलब डाइट के साथ, डाइट में आप अपने कैल्शियम रिच डाइट्स लें, सबसे इसकी अच्छी सोर्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। आप दूध से शुरू करें। अगर आप, यही बात हम बार बार अपनी सारी सीरीज़ में फोकस करते हैं कि ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर दें बच्चों की। अगर हम ये ईटिंग हैबिट डेवलप करने में कामयाब हो जाएं कि बच्चे ने जो है वो एटलीस्ट 2 दफ़ा जो है वो दिन में मिल्क इंटेक करना है, दूध पीना है, दही खाना है, तो फिर वो जो थोड़ी बहुत कम भी विटामिन डी होगी वो कुछ एब्जॉर्प्शन में कुछ थोड़ा हेल्प करने में हमें लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम रिसोर्सेज ही नहीं है तो खाली विटामिन डी का भी हम उस तरीके से बेनिफिट मैं समझता हूँ आपकी जो ये एडवाइस है न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो है, जो 13 to 18 ईयर्स, ये बड़ी इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जी बिल्कुल। कि उसको अगर आपको एडवाइस करेंगे कि आप ये चीज़ यूज़ करें तो आपको इस तरह से बेनिफिट कर सकती है, तो वो डेफिनेटली उनके ऊपर इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा, वो इसको सुनेंगे ज़रूर। फर्दर जो चेंजेस होती हैं उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन ज़रूरी होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, और वक्फे के बाद हम जो है वो इस पे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू हेल्थलाइन। वी हैव ज़ैनब खुरम विद अस, और हम बात कर रहे हैं जो 13 से 18 साल की टीन एज के बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर। ज़ैनब आप बता रही थी कि प्रोटीन्स और कैल्शियम का रोल जो है, और इसी तरह से विटामिन डी का, कि उसके लिए हम सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि स्वेट ग्लैंड जो है उसके लिए क्या कोई ख़ास कोई ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो लेने होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपकी स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑयल सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसका फिर ये कुछ बच्चों में होता है कि मोस्टली बच्चों में देखा गया मोर देन 80% के एक्नी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बड़ा कॉमन है। हाँ जी, वो बहुत कॉमन है, और वो एज भी ऐसी होती है कि बच्चे कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि अब एक्नी बन रही है फेस पे, इवन नेक पे या शोल्डर्स पे। तो हम जैसे ये है कि बजाय इसके कि पहले से ही हम दवाइयों की तरफ चले जाएं, अगर हम इसको नेचुरली जो है वो फूड्स की पावर के साथ हील करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर मैं आपको 2 चीज़ें कहूँ कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोबायोटिक्स। ये कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी ये स्वेट ग्लैंड्स और ये एक्नी प्रॉब्लम्स को जो है एंटी एक्नी आप कह लें कि इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये हमारे विटामिन ए के सोर्सेज, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, ये हमारे पास कैरेट्स हैं, हमारे पास बिल्कुल जितने भी ये हमारे पास ऑरेंज, रेड, येलो फूड ग्रुप से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, ये सब हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अगर हम इनको यूज़ करें अपनी डेली डाइट में तो ये हमें बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप इनको सैलड फॉर्म में ही यूज़ कर लें, जैसे बेल पेपर्स हैं, शिमला मिर्चें हैं, आप वो यूज़ करें। स्पिनच बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह प्रोबायोटिक्स हैं कि दही बहुत अच्छा सोर्स है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हर तरह की ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी गट के लिए अच्छा है। फिर आप जी, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी फूड जो है वो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है कि अगर आप सी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, जस्ट वंस एक किसी मील में किसी भी फॉर्म में आप अच्छी एक फ़िश की सर्विंग ले लेते हैं तो वो बहुत आपके लिए अच्छा हो जाता है। फिर इसी तरह जैसे हमने पहले भी बात की थी कुछ स्पाइसेस के बारे में, तो टर्मेरिक, हल्दी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसकी इतनी अच्छी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम लोग उसको मतलब हम उसको एज अ मसाला ही यूज़ करते हैं, शायद कलर के लिए या हल्के से फ्लेवर स्मेल के लिए। लेकिन अगर हम उसको देखें तो उसमें इतनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और स्पेशल उसमें जो है वो एंटी एक्नी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस एज ग्रुप के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो 1 टीस्पून ऑफ जो टर्मेरिक है वो आप किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो ज़रूर
कंज्यूम करें। आप Okay. उसको अगर दूध में मिला के पी लेते हैं तो वो उसके अंदर एंटी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इनको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लें तो ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अच्छा, इसमें जो आपने एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज बताए हैं और जिंक के, यूजुअली हमारे यहाँ जो सोशली कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं उनमें अब देखें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा सोर्स हैं। बिल्कुल। इसी तरह से बादाम जो हैं इसमें बिल्कुल। जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ तो सोशली बड़ी आप कह लें कि मना की जाती हैं एक्ने की सूरत में कि ये गर्म होती हैं और इससे जो है वो दाने और ज़्यादा निकलेंगे। फिर आपने कहा सी फूड का, जब आप बता रही थी तो फिर एक्चुअली वो कनेक्ट हुआ मेरा वहाँ पे कि सी फूड जो है उसके बारे में भी यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि सी फूड जो है वो गर्म होती है, जैसे मछली है तो वो तो एक्ने और ज़्यादा करेगी। आपने तो इसको सोल्यूशन बताया। इसी तरह से हल्दी है, हल्दी का भी वही रोल है कि हल्दी को भी हमारे यहाँ जो है वो बड़ा जो है वो उसकी तासीर जो है वो समझा जाता है कि गर्म है, और हल्दी को भी आपने इसमें बता दिया। तो आप देखें किस तरह बात से जो है आप वो खुद ही क्लियर हो गई कि ये गरम सर्द जो है ये कुछ नहीं होता। हाँ, गर्म सर्द कुछ नहीं मतलब होता। ये हम लोगों के वाकई ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये बहुत ठंडा है और ये गर्म है, लेकिन जो है अगर आप स्टडी करके देखें और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखें तो ये इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है कि ये गर्म है या ये सर्द है। अंडों के बारे में अब जैसे कॉन्सेप्ट है कि अंडे गर्म होते हैं, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप मतलब फ्राई करें और फौरन खाएं तो तब गर्म जरूर होता है। एग्जैक्टली। छीलते वक्त गर्म जरूर लगता है। ना आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप के जिस तरह से हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं ये आप अवॉइड करते हैं और उसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा एक्नी होती है, ख़राब होते हैं, चेहरे ख़राब होते हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं कि आपकी खुराक में जो जिस तरह से अभी सर्दियाँ भी हैं, नट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप उनका इस्तेमाल करें। हल्दी जो है एक वो कच्ची हल्दी होती है, उसका आप पेस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल, उसको आप किसी उसको न किसी स्किन पे अप्लाई कर सकते अगर हैं। आप उसको खा लें तो बहुत अच्छी बात है, वो एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर जैसे आप उसको नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको पेस्ट बना लें, पेस्ट बना के उसको आप दूध गर्म के अंदर मिक्स बिल्कुल करके बहुत कर सकते अच्छा हैं। है, बल्कि ये बहुत वेल रिकमेंडेड है इस एज से लेके इवन आगे जो रिप्रोडक्टिव एजेस हैं, और उसके बाद भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये हल्दी और दूध ये आपकी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल होना हाँ चाहिए। जी। ओके, और इसके ये एक्नी का है कि एक्नी जो है उसके लिए ये डाइट्स जो हैं, इसी तरह से आपने पालक का बताया और ड्राई फ्रूट्स हो गए, और जितने भी आजकल सर्दियाँ इस लिहाज से भी बड़ी एक ब्लेसिंग है कि फ्रूट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अभी अवेलेबल हैं। ऑरेंजेस हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है इसके लिए, और अभी गावा जो अमरूद है उसकी वजह से भी कैरेट्स जो हैं, कैरेट्स का रोल जो है वो एक्नी में ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो जहाँ जो भी फूड हमारा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होगा वो हमारी बॉडी को हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन कम करने में, रेडनेस कम करने में। ये एक्नी अगर हो जाती है तो उसको मतलब थोड़ा स्लो डाउन करने में, फाइट करने में। तो कैरेट्स का बड़ा अच्छा रोल है, और कैरेट्स का तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जूस बनाएं। अगर बच्चे जो हैं वो सैलेड नहीं खा रहे हैं इस एज में, अगर नहीं उस तरह से कैरेट को पसंद कर रहे तो आप जूस बना लें। जूस को आप विटामिन सी वाली सोर्सेज के साथ मिक्स कर लें, आप ऑरेंज जूस में मिक्स कर लें थोड़ा सा। अब सर्दियों में तो आप हलवा खा सकते हैं, वो बड़ी अच्छी सोर्स है। मतलब आप अपनी नॉर्मल रूटीन की चीज़ों में किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करना है, और आपने अपने बच्चों को कन्विंस करना है। हमारा काम आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। आपने अपने बच्चों को कन्विंस करें, उनको बिठाएं, उनको समझाएं कि ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म उनकी सेहत के ऊपर इसका बहुत मुस्बत जो है वो असर है। इसके अलावा जो है ये जो अभी हमने प्रोटीन्स डिस्कस किए हैं और कैल्शियम डिस्कस किया, और मुख्तलिफ फ्रूट्स जो हैं जो हमने जिस तरह से अभी डिस्कस किए हैं, फ्रूट्स जो हैं वो बच्चे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं आजकल। बच्चों की डाइट जो है फास्ट फूड्स, और जो हम प्रीवियस अपनी सीरीज़ में भी डिस्कस करते रहे कि इस एज में भी ये एक पीक एज है जिसमें बच्चे जो है ना वो उनका जो फास्ट फूड की कंजप्शन है वो एट दी पीक होती है, हो जाती है। क्योंकि अब ये थोड़े से ट्रेंड्स भी बन गए हुए हैं ना, जैसे मॉडर्न ट्रेंड्स हैं कि हमने फलां फूड खाना है, या KFC जा रहे हैं, या जस्ट टू से हम कुछ भी ऐसा हम कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड्स भी हैं जो टीनेजर्स में बहुत कॉमन है कि डाइन आउट करना है, या बाहर चलते हैं कुछ, मतलब जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और साथ एक मफिन खा लिया और ब्राउनी खा ली, क्योंकि ये वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। बिल्कुल एक भूख है और डाइट है
उसको ये बड़ी बुरी तरह मुझसे मुतासर करते हैं और आपकी इसमें कमी वाक़ हो जाती है। अल्टीमेटली इट इज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ और आपके स्ट्रेचर के ऊपर। नाज़रीन, इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी की वजह से कौन कौन से ऐसे जो है वो नुकसानात होते हैं बच्चे की सेहत पे, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वी नीड टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक टू हेल्थलाइन। वी हैव ज़ैनब खुर्रम विद अस। ज़ैनब, हम बात कर रहे हैं बच्चों की खुराक के ऊपर और अभी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि बच्चियाँ जो हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट, बल्कि मैं कहता हूँ बॉयज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती और वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी लुक्स के बारे में भी, अपनी दोस्तों में भी बैठना है और फिर इस एज में बहुत सारी मतलब जिस तरह से हेयर स्टाइल्स हैं और कैरी करना और फिर उनके लिए जो एक्स्ट्रा मेजर्स होते हैं, जिस तरह से पिंपल्स हैं ये बनने और ये सारा कुछ साथ साथ चलता है और उसमें कुछ उनकी बॉडी में भी डेफिनेटली चेंजेस आती हैं ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट। तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करती हैं? आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस हवाले से और क्या रिकमेंडेशंस हैं उनके लिए? जैसे ऑब्वियसली उनके लिए ये ज़्यादा थोड़ा उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस गर्ल्स के ज़्यादा हो रहे होते हैं, कुछ लॉसेस हो रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स के जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आयरन लॉसेस होते हैं। सेकेंडली, गर्ल्स में एक नेचुरली ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो फैट जो है, एब्डोमिनल फैट मसल्स उनके जो हैं वो ज़्यादा बिल्ड होते हैं। फिर इस एज में आके वो जैसे थोड़ा सा एक्सपोजर कम हो गया, अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना, घर में ही रहना है या बैठ के पढ़ लिया या किसा, तो वो टूवर्ड्स ओबेसिटी, फिर कॉन्शियसनेस आ जाती है। और सेकेंडली, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को जो है वो ज़्यादा है। जैसे 3 मील्स पर डे जो है वो इस एज के लड़का या लड़की ने कंज्यूम करने हैं विद स्नैक्स। क्योंकि हमें जी विद स्नैक्स, क्योंकि हमें 2500 से 3000 कैलोरीज तक जो है वो इस एज में जो है वो कंज्यूम करनी है। अब अगर टेंडेंसी टुवर्ड्स फैट भी है, मतलब ओबेसिटी भी है और आपने उसको भी मैनेज करना है, फिर आपको ये है कि भूख भी लगती है, तो उसको मैनेज करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी डाइट में जो है वो फाइबर कंटेंट जो है वो इंक्लूड करें। उसकी बहुत सारी फाइबर की प्रॉपर्टीज़ होंगी कि एक तो ये कि वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, सेकेंडली ये कि वो बहुत अच्छा स्नैक है, और जो ये वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं ये बहुत अच्छी सोर्सेज ऑफ फाइबर हैं। और हमें वैसे भी रिकमेंडेड है कि इनके 2 से 3 पोर्शंस जो हैं कम से कम 3 से 5 भी हो सकते हैं, ये आपकी डेली डाइट में जो है वो इंक्लूडेड हों। तो फिर बेसिकली जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप 3 मील्स जो हैं वो प्रॉपर लें विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आप कार्ब्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें, फैट्स भी लें। लेकिन जो आपके मिड स्नैक्स हैं, जैसे मिड मॉर्निंग या इवनिंग स्नैक है, उसमें आप ये कोशिश करें कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। ये आपको बहुत ज़्यादा गुड सोर्स ऑफ फाइबर देते हैं। और सेकेंडली वही कि हमारे वही एंटीऑक्सीडेंट्स, हमारे प्रोबायोटिक्स बड़े मज़ेदार है कि रात को सर्दियों में बच्चे जो हैं वो मूंगफली है या बाकी जो नट्स हैं उनको एंजॉय भी करते हैं, टीवी वॉच करते हैं और इसी तरह से फिर आप उन नट्स को भी एंजॉय करते हैं। और ये एक किस्म की तफरी जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये नट्स की आप बात कर रहे हैं, ये एलमंड्स जो हैं ये बहुत हाई सोर्स ऑफ फाइबर है। 13 ग्राम जो है वो फाइबर हमें 100 ग्राम की सर्विंग में से सिर्फ बादामों में से मिल जाता है। इसी तरह जो बाकी नट्स हैं वो भी हाई सोर्सेज हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। पॉपकॉर्न्स में हमारे पास इतना फाइबर है, इट्स मोर देन 20 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग। तो वो बड़ा लाइट सा स्नैक है। अगर आप बजाय इसके कि जंक खा रहे हैं या कुछ स्टार्ची खा रहे हैं, कुछ मीठा या फ्राइड खा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप ये चीज़ें जो हैं आप इनको कंज्यूम कर लें। कॉर्न जो है वो कॉर्न किसी भी फॉर्म में, वो छल्ली की फॉर्म में या खुद से उबाल के या बना के, वो बहुत गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली उनको पील ऑफ कर देते हैं। जो मोस्ट फाइबर कंटेंट है वो पील्स में होता है। जिस तरह जो एप्पल है हम उसका छिलका उतार देते हैं। आप कोशिश करें कि आप जो फ्रूट्स हैं उनको जो जिनके कंज्यूमेबल पील्स हैं वो आप उनको पील के छिलके के साथ कंज्यूम करें, सिवाय उन फलों के जिनका छिलका आप नहीं खा सकते। मतलब जाहिर है ऑरेंजेस जो हैं वो आप एग्जैक्टली लेकिन ऑरेंजेस के अंदर वो एक वाइट सा जो होता है जिसको हम यूजुअली बच्चे जो है वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, एक एक वो उतार के उसको रिमूव करके बीज निकाल के अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकें तो ये फाइबर कंटेंट और इवन अगर आप अमरूद की बात करें तो वी हैव सीन पीपल जो कि
उसके जो बीज हैं वो निकाल देते हैं, बहुत पर्टिकुलरली उनको निकाला जाता है और जो कि सबसे मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दवा जो है वो उसके बीज ही हैं, और जिसका इनर कोर होती है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर फाइबर्स और ज़्यादा उसका कंटेंट होता है। आपने बताया कि अभी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से बच्चियाँ जो हैं वो थोड़ा उनकी मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाती है इस एज स्पेसिफिक ग्रुप में। कुछ हमने ऐसे भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो शुरू से फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो थोड़े जो है वो ओबेसिटी की तरफ होते हैं, लेकिन इस एज में आके फिर वो उनको फील होता है और वो सडनली जो है वो सब कुछ छोड़ के तो डाइटिंग पे लग जाते हैं। ये जो 13, 14, 15, 16 साल की उम्र है और वो बहुत जल्दी गेन करना चाह रहे होते हैं कि उनके जो गोल्स होते हैं कि हम जल्दी जल्दी फिट हो जाएं, और वो ओबेसिटी फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप देख लें कि गूगल जो है या कोई भी ऐसे इंटरनेट जो सर्च इंजन जो हैं वो जितने उनकी फादियत है उस तरह से उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि लोग खुद से जो है सेल्फ मेडिकेशन की तरफ सेल्फ जो है वो अपने आप को वो इनिशिएट करते हैं और वो खुद ही जो है अपनी डाइट और नेट से लेके तो हर चीज़ हर एज ग्रुप के लिए, हर जो रीजन के स्पेसिफिक लोग होते हैं उनके लिए नहीं होती, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं जो हार्मफुल भी हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि इस तरह की जो है वो उनके गोल्स होते हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जैसे आप स्पेशली गर्ल्स में, इवन बॉयज़ में भी देखा गया कि वही टीनेज आया और वो सेल्फ ग्रूमिंग का एक शौक चढ़ गया और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ने लग गई, तो बच्चे जो हैं वो बहुत सारी क्रैश डाइटिंग को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वही गूगल से पढ़ लिया या कहीं से सुन लिया कि सुबह से लेकर रात तक हम स्टार्व करेंगे, या हम जो है वो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, या प्रोटीन है तो सारा दिन हम प्रोटीन ही खाते रहेंगे कि इससे बहुत जल्दी, ऐसी चीज़ों से वेट तो लूज़ हो जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। मतलब आप अगर आप खुद देखें कि एक चीज़ है, आपकी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, आप उसको एक कॉन्टीन्यूसली एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उनसे डिप्राइव करते जा रहे हैं, तो जो फंक्शन उस न्यूट्रिएंट ने परफॉर्म करना है वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो ये क्रैश डाइट्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और अब तो हमारे पास जो न्यू रिसर्चेज और न्यू सब आ रहा है उसमें तो सब है कि पोर्शन कंट्रोल, कि आप सब कुछ खाएं लेकिन आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके एक स्पेसिफिक पोर्शन लें कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितने कार्ब्स की ज़रूरत है, कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है और कितने फैट्स लेने हैं। और फैट्स में भी आगे गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं कि आप वो कंज्यूम करें। ये क्रैश डाइट करना, ये स्टार्व करना, या आप प्रोटीन डाइट कर रहे हैं या एक न्यूट्रिएंट या आप लिक्विड डाइट्स बहुत सारे बच्चों को करते देखा है कि सारा दिन बस हम जूसेस पी रहे हैं, वो एंड क्या होता है, बल्कि मैंने खुद कई केसेस ऐसे देखे हैं कि हम प्रोटीन डाइट कर रहे हैं और वो प्रोटीन डाइट जब 6 से 8 माह तक कंटिन्यू होती है तो उसका एंड क्या होता है कि ब्लड में प्रोटीन आ रही है, यूरिन में प्रोटीन आ रही है। तो इन सब चीज़ों को डिस्करेज करके हमें एक बैलेंस जो है वो फॉर्मुलेशन रखनी चाहिए जिसमें सब कुछ जो है वो आप इस्तेमाल करें, मिकदार थोड़ी हो जाए, मिकदार थोड़ी हो, पोर्शन कंट्रोल हो, लेकिन सब न्यूट्रिएंट्स हो कि आपकी कैलोरीज भी पूरी हो, आपकी रिक्वायरमेंट भी, और आप वेट गेन की तरफ ना जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ज़ैनब, बड़ी वैल्यूबल आपकी जो इनपुट्स हैं। नाज़रीन, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि बच्चे जो हैं वो 13 से 18 साल की एज के दौरान उनको प्रोटीन्स की, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसमें आपके पास जो है वो अंडा, गोश्त और इसी तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दही का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जो मैदे का निज़ाम है सारा, उसको भी ये फ़ाल रखते हैं, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर बाकी जो उसकी ग्रोथ हो रही थी मसल और बोन्स की, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिन बच्चों को पिंपल्स होते हैं, ये बड़े कॉमन है इस एज ग्रुप में, जिन बच्चों को पिंपल्स होते हैं, एक्ने वगैरह का इशू होता है, वो ये जो हमारी ड्राई फ्रूट्स हैं इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कैरेट जूस है, जो गाजर का जूस है वो, इसके अलावा फलों का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा अभी जो सेकंड पोर्शन में हमने ज़ैनब से पूछा कि किस तरह से ऐसी बच्चियां या बच्चे जो कि ओबीस होते हैं, जो थोड़ा सा उनका वज़न बढ़ जाता है, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल खाना पीना ना छोड़ें, अपनी खुराक का ख्याल ज़रूर रखें, उसकी मिकदार कम कर दें, फिज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा ज़्यादा कर लें, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करें, बजाय इसके कि आप सब कुछ छोड़ दें। उससे ये होगा कि आपकी जो कुदरती तौर के ऊपर आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है इस एज में, बड़ी सडनली ग्रो कर रही होती है, आपकी बोन्स बढ़ रही हैं, मसल डेवलपमेंट हो रही है, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं, और आपके जिस्म में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस ऐसी हो रही होती हैं जिसके लिए आपकी डाइट एक बैलेंस होना बड़ी ज़रूरी है।
जब आप वो छोड़ देते हैं तो इसका बहुत बुरा एक इम्पैक्ट होता है, बुरी तरह मुतासर होते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी, आपके फंक्शंस भी उन ऑर्गन्स के भी, और अल्टीमेटली आपके ब्रेन से लेके आपके आपके मसल्स और हर चीज़ जो है वो उस पर इसका इम्पैक्ट होता है। तो खाना पीना बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी खुराक, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। अपनी खुराक जो नॉर्मल जैसे आप खा रहे हैं, जो चीज़ें हमने प्रिस्क्राइब की हैं, आपको एडवाइस की हैं, उनकी मिकदार को कम ज़रूर कर लें, लेकिन आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क ना करें। ये आपके मैदे के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। कोशिश करें कि खाना घर पे खाएं और हेल्दी चीज़ें जो हैं वो खाएं, और फास्ट फूड जो हैं या जो जंक फूड्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे, और विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।